हेलो गाइस, मैं सत्यनाश आप लोगों की 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। और जो मनोहर रे आपका मैथमेटिक्स है 10th क्लास का, है ना, वह गणित मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जो पूर्व कक्षा में विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे धन पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परमेय तथा अपरमेय संख्याएं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के विभिन्न गुणों का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि का चरणों के क्रम द्वारा सत्यापन करेंगे और परमेय संख्याओं तथा उनके दशमलव प्रसारों का लघु रूप प्रस्तुत करेंगे। तो यह हमारी भूमिका है। इसके अंतर्गत हम सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे अब इसमें आपका चैप्टर का जो नेम है वो यह है, चैप्टर नंबर जो 1 है। इसमें आप लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे परमेय या अपरमेय संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या हो, परमेय हो चाहे अपरमेय हो, वह संख्या आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या तो वे संख्याएं जो परमेय हो तथा अपरमेय हो, कोई सी भी संख्या हो वास्तविक संख्या कहलाएगी। वे संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमने क्या कहा, परिभाषा आपको लिख लेनी है और समझ लेनी है। इसके शब्दों पर विशेष गौर करना है कि वे संख्याएं जो परमेय हो, मतलब जो p/q के रूप में लिखी जा सके, या हम दूसरे शब्दों में कहें जिसमें अंश बाहर दोनों विद्यमान हो, या अपरमेय संख्या जो संख्या परमेय ना हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे वास्तविक संख्याओं को हम समुच्चय r से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई वास्तविक संख्या है उसे हम व्यक्त करने के लिए r से व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R का मतलब होता है रियल नंबर। रियल मतलब होता है वास्तविक, तो इसीलिए कैपिटल R से व्यक्त कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि इसे हम R से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में लिखें हम, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे -1, 1 और 3√2/3 इत्यादि। आप कोई सा भी एग्जाम्पल
लिख सकते हैं, आदि लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। अब इसी में आपकी संख्याओं के डिवाइडेशन होंगे। जैसे वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो हैं इनके डिवाइडेशन होंगे। कैसे होंगे? एक होगी परिमेय संख्या, एक होगी अपरिमेय संख्या। इस साइड हो जाएगी आपकी परिमेय संख्याएं, सेकंड नंबर आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये सभी आपके वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक, तो अब परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं और भिन्न संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पूर्णांक संख्याएं और एक आपकी होती है भिन्न संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए -1,1,1/2 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसमें अंश और हर विद्यमान है। पूर्णांक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? जैसे आपका -1 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। और कहने का मतलब इसके आगे हम शून्य लगा सकते हैं, मतलब कोई पूर्ण अंक हो। ठीक है, इसके आगे कोई अंक हम लगा सकते हैं, जैसे 0 लगा दिया तो 10 हो गई। 10 एक पूर्णांक संख्या हो गई। जैसे 20 है तो 20 के आगे 0 लगा दिया 20 हो जाएगी, तो 20 भी एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपकी 3 है, 3 के आगे 0 लगा देंगे तो 0 हो जाएगी, मतलब 30, तो वह संख्या भी पूर्णांक हो जाएगी। मतलब जिस संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में बदला जा सके। ठीक है, अब इसको आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ये है, जैसे आप 1/2 में 10 का गुणा करेंगे या 0 लगाएंगे तो वो संख्या आप सही से व्यक्त नहीं कर पाएंगे जो पूर्णांक संख्या के रूप में है। भिन्न संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे मतलब 3/5 हो गया आपका, 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, मतलब भिन्न के रूप में हो, वह आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं। वो सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत चली जाती है। आप इनको भी परिमेय संख्या कह सकते, इनको भी कह सकते और इनको भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। और अपरिमेय संख्या बेटा वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं ऋण में हों, ऋण से बाहर ना लिखी जा सके, जिनका दशमलव प्रसार शांत ना हो, है ना, दशमलव प्रसार शांत ना हो, आप उसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या को ना गिन सकें, काउंट ना कर सकें, तो वह सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई। फिर पूर्णांक संख्याएं भी डिवाइड होती हैं 3 भागों में। एक होती है आपकी धनपूर्ण संख्याएं, एक आपकी हो जाती है धनपूर्ण संख्याएं और एक आपकी हो जाती है शून्य। एक आपकी हो जाती है शून्य और एक आपकी हो जाती है ऋणपूर्ण संख्याएं। ऋणपूर्ण संख्या, तो बेटा यह आपकी 3 प्रकार की आपकी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम संख्या को जान चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय या अपरिमेय हो। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को व्यक्त करने के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम रियल कहते हैं। रियल माने वास्तविक होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम -1, 1, 3, 2, 3 डॉट 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 बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन समझते हैं, मतलब वर्गीकरण इसका कैसे होता है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार से मुख्य रूप से डिवाइड होती हैं। एक होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या जैसे आप देख रहे हैं -1, 1/2। ठीक है, अब जैसे अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं, या तो सीधी सी बात में सीधे शब्दों में कहें
कि जैसे √2 है, √3 है, जो संख्या रूट से बाहर ना आ सके अपर में संख्या होती है। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो, जिसका दशमलव के बाद अंकों का गिनना संभव ना हो। तो दशमलव के बाद अंकों को भी ना गिन पाए तो उस प्रकार की संख्याएं भी आपकी कैसी संख्या होती है, वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं परमेय संख्याओं के मतलब विभाजन पर। तो परमेय संख्याएं भी आपकी दो प्रकार की टूट जाती हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं -1, 2, जिसे हम पूर्ण रूप से लिख सके, मतलब पूर्ण रूप से संबंधित है। जैसे किसी संख्या के आगे 0 लगा दे तो वह संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाए। जैसे -1 के आगे 0 लगा दिया 10 बन गई, तो यह एक पूर्णांक है। ठीक है, 20 हो गया, 0 बढ़ा दिया तो ये भी एक पूर्णांक है। अब 1/2 के आगे आप यहाँ पे ये इसमें 0 बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये संख्या आपकी पूर्णांक संख्या नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो फिर एक भिन्न संख्या है। जैसे भिन्न संख्या जानते ही हैं जिसमें अंश बाहर हो, इसे हम परमेय संख्या भी कह सकते हैं, और बारीकी रूप से जाने तो हम इसे भिन्न संख्याएं भी कहते हैं। फिर पूर्णांक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती है। एक होती धन पूर्णांक संख्या, एक होती शून्य, एक होती ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो धन वाली में केवल धन की संख्या रहती है, जैसे 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, और शून्य में केवल आपकी शून्य पूर्ण संख्या रहती है। ऋण वाले में आपकी ऋण पूर्ण संख्या होती है। तो यह है आपकी हो गई मतलब पूरी वास्तविक संख्या की जानकारी। ठीक है, जिन बच्चों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपनी समस्या को लिख सकते हैं कमेंट में, कोई समस्या आ रही है, और दोबारा से भी हम आपको यदि समस्या आएगी तो हम बता देंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को समझ लीजिए, आराम से किताब होगी आप लोगों के पास, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ओनली ऑन बारीकी से यूक्लिड विभाजन के माध्यम से एचसीएफ को ज्ञात करना है, एलसीएम को ज्ञात करना है। दो संख्याओं के द्वारा हम मासा और लासा को ज्ञात करना सीखेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा सीखेंगे। फिर हम इसमें बिना विभाजन किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार ज्ञात करना सीखेंगे। शांत और अशांत संख्याओं के बारे में सीखेंगे। बस यही आपके पूरे चैप्टर में मिलने वाला है। और एक विशेष तौर पे आपको एक प्रश्नावली और पढ़ने को मिलेगी, एक सी हो या एक डी हो। उसमें आपको यह सिद्ध करना होगा, जैसे √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि यह √3 एक परमेय संख्या नहीं है। इस तरीके के आपको सवाल मिलेंगे। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन तो हमने गलत कह दिया, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, और आप लोगों को हम ये भी बता दें कि विथ एग्जाम्पल के आपको सॉल्यूशन हम देंगे। विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में पूरी बुक आपकी सॉल्व होगी, और एग्जाम तक आपका सिलेबस जो है पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। बस आप लोगों का साथ हो और प्यार हो तो आपका सिलेबस बड़े ही अच्छे ढंग से पूर्ण होगा, और पूरे सिलेबस की गारंटी रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एक एक सवाल आपका कराया जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से पूरी कोशिश की जाएगी क्वेश्चन आप सीख जाएं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका फॉर एग्जाम्पल बन के आता है। पहला चैप्टर के जितने भी आपके उदाहरण हैं वह आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आगे मिले, थोड़ा कोई क्वेश्चन पीछे मिले, क्योंकि प्रयास ये रहेगा क्वेश्चन आपको सिखाया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने क्वेश्चन लगते जा रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन लग गए लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आपको पूर्णतः सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी एग्जाम्पल आपके सामने है 40, 52 और 12, 576 का HCF। ठीक है, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन भाई आपके सामने है, बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। शब्दों को जब समझ लेंगे आप तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सरल लगेगा और आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये लिख रखा है 4052 या 4052 और 1257 6 मतलब 12576। ठीक, 12576 का एचसीएफ का मतलब होता है मासा। ठीक है, मासा कहते हैं इसको और अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ बोलते हैं। अभी बता देंगे क्या होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। चलो इस क्वेश्चन को अभी समझ लेंगे, उससे पहले थोड़ी विशेष बात को जान लेते हैं। तो जैसे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना है। तो एचसीएफ को आपने लिख लिया। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? कई बार हमसे पूछ लेते हैं लोग, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? कई बार हमसे लोग पूछ लेते हैं एचसीएफ व एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी हम एचसीएफ के फुल फॉर्म को समझते हैं। तो भैया एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एच फॉर होता है आपका हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम या अधिक से अधिक। अधिकतम या अधिक से अधिक आपका हाईएस्ट का मतलब हिंदी में होता है रूपांतरण कॉमन को सी फॉर कॉमन होता है। कॉमन को हिंदी में आप लोग ओवनिस्ट कह सकते हैं, समान कह सकते हैं, फिर आपको जो बेस्ट लगे आप वो कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपका ओवनिस्ट रहेगा, समान रहेगा, जो सभी में एक जैसा दिखाई देता हो। ठीक है, फैक्टर को आप लोग हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। वैसे इसकी स्पेलिंग हो जाती है FACTOR। फैक्टर को हिंदी में आप लोग गुणनखंड कहते हैं। बहुत सही। तो ये है आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म हो गया अधिकतम घनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसको बेटा मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। तो जो मासा का फुल फॉर्म हो जाता है, तो मासा का फुल फॉर्म क्या बनता है? मासा का मतलब होता है माँ का मतलब होता है महत्तम। महत्तम माने होता है अधिक से अधिक, जो कि अभी आपको हमने बता रखा है, अधिक से अधिक या फिर अधिकतम। ठीक है, अधिक से अधिक या फिर अधिकतम। और सा का मतलब हो जाता है हिंदी में समापवर्तक। समान वर्तक हो, समान गुणनखंड हो, समान फैक्टर्स हो, ठीक, एक जैसे हो, मिलते जुलते हो, समापवर्तक। यह आपका हो जाता है इसका हिंदी में फुल फॉर्म। समझ रहे बात को? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओवनिस्ट, अधिकतम ओवनिस्ट गुणनखंड, मासा महत्तम समावर्तक। यह सब चीजें होती हैं। तो निकालते कैसे हैं? 3 तरीकों से आपको सिखाएंगे हम। 2 तरीके आपके काम कर जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। जो तीसरा तरीका होगा, तीसरा मेथड होगा, वह आपका चला जाएगा गुणनखंड विधि के माध्यम से। वह एल्गोरिथम वाले सिस्टम में काम नहीं करेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले में काम नहीं करेगा, लेकिन 2 मेथड आपके काम कर जाएंगे। क्योंकि हमने भी देखा है कई किताबों में उन 2 मेथडों से किताब में सवाल दे देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए, लेकिन आपका गुणनखंड मेथड इसके लगभग मतलब इसके अंतराल में नहीं आता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो अभी यही जानकारी हम एक और ले लेते हैं एलसीएम के बारे में, कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी जानकारी हम एलसीएम के बारे में करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात और एचसीएफ के बारे में, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कह तो दिया,
पर जैसे कोई संख्या होती है, जैसे ये दो संख्याएं हैं आपकी, तो इन दोनों संख्याओं में आपको वह बड़ी संख्या खोजनी रहती है जिस संख्या से आपकी यह संख्या भी विभाजित हो पूर्णतः और यह संख्या भी विभाजित हो। तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण से विभाजित कर सके, या उसमें कॉमन हो, या उनके जो गुणनखंड हैं वो आपको मैच कर रहे हो, तो वह संख्या उसकी मासा कहलाती है, हाई एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, जब सवाल चलेंगे तब पूर्ण रूप से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे होता है। एलसीएम का पूरा नाम क्या है, का पूरा नाम क्या है, क्या? तो बेटा एलसीएम का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, समझते हैं और नोट करते रहना है सभी को। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल यह प्लेटफॉर्म आपके लिए नया होगा। मेरा वैसे तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है, 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी ऑनलाइन पे आपको नया नया पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है मतलब कि आपको सही से ना लगे कि मतलब सर जी हमको बेस्ट तरीके से बता पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपको सटीक मिलेंगी, क्लियर मिलेंगी और आप उसे सीखकर आगे भी बढ़ सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट आपको हम मतलब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लोएस्ट। लोएस्ट, लो माने होता है कम, और एस्ट, लो एस्ट मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री में चला गया, मतलब कम से कम, बहुत कम, न्यूनतम कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? न्यूनतम कह सकते हैं। लोएस्ट माने हो गया कम से कम, बहुत कम। ठीक है बच्चों, अब सी फॉर तो आप लोग पीछे ही पढ़ के आए हैं सर, क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन को हम बता चुके हैं, उभयनिष्ठ या समान। हमें बहुत अच्छा शब्द वैसे लगता है उभयनिष्ठ। ठीक है, वैसे समान भी चल सकता है। समान एक साधारण शब्द, सिंपल शब्द हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल, आप लोग उसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल एम पर हो जाएगा मल्टीपल। मल्टीपल को भी जैसे फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं, इसी प्रकार मल्टीपल को भी गुणनखंड ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या है, किसी दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद में जो उनके गुणज होंगे, जो उनके गुण आएंगे गुणज, जिस जैसे आपका 4 है और 8 है ना, 4 और 8 के गुणनखंड किए हमने। जैसे 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बार आपके हो जाएंगे 4 बराबर 2 गुणे 2, इस तरीके से। जैसे आपका 8 है तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कहने का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारी बात एलसीएम की ओर चल रही है, तो इसमें कम से कम आपको ये देखना है कि पहले इसमें कम से कम कितनी संख्याएं मैच कर रही हैं। मैच का मतलब समान है, एक दूसरे में मिल रही हैं। दो संख्याएं आपकी अगर 3 है तो तीनों में देखोगे तो आपके 2 और 2 मैच कर रहे हैं। इसके बाद में यह वाला 2 मैच नहीं कर रहा, नहीं मिल रहा है, इसका युग्म इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो मासा में या लासा में या एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या मैच करती है उसे आप लिख लेते हैं। जितने बार जो संख्या मैच करती है उतने बार लिख लेते हैं। जैसे दो संख्या 2 बार मैच कर रही, 2 इंटू 2 लिख लेना है। उसके बाद में जैसे आपकी 2 संख्याएं हैं, यह मैच नहीं कर रही, तो इसे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जो मैच कर रही उसे लिखना है और जो मैच नहीं कर रही उसे भी लिखना है। फिर उन सब का गुणा कर देना है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यह आपको जो उनका गुणनफल मिलेगा वह आपका लासा कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, तो वह उनका लासा कहलाएगा। ठीक थोड़ा सा हटके इसमें मासा हो जाता है, ये गुणनखंड मेथड है, मासा हो जाता है। कैसे? जैसे अभी आपसे कह रहे होते हैं हम इनका मासा निकालो, एचसीएफ निकालो। जैसे ये और ये संख्या मिल रही थी आपकी, 2 और 2 आपकी संख्या
मिल रही थी, जब 2 और 2 मिल रही थी तो केवल वही संख्या लिखनी थी और ये वाली दो संख्या को नहीं लिखना था। तो 2 इंटू 2 रहता और 2 गुणा 2 आपका हो कितना जाता है, 4 हो जाता है। तो आपका एलसीएम हो जाता 4। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मासा में जो संख्या मैच करती हैं केवल वही संख्याएं लिखते हैं, उनका गुणनफल ही मासा कहलाता है। लासा में जो संख्या मैच करती हैं वो तो लिखते ही हैं और जो संख्या मैच नहीं करती उसको भी लिखते हैं। उसका गुणा करने पर जो संख्या आपको प्राप्त होती है वह संख्या आपका लासा कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग यह नहीं कहेंगे सर कि हमें एलसीएम नहीं पता है या हमें एलसीएम नहीं पता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम इसका यूक्लिड विभाजन से मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एक इसमें प्रॉपरली वृक्ष विधि होती है, एक 8th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, वृक्ष मेथड, ट्रीज मेथड बोलते हैं इसको। तो इस विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूक्लिड विभाजन में ही माना जाएगा, एक तरीके से भाग का प्रारूप चलता है। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या लिख लेनी है। क्या करना है, पहली संख्या लिख लेनी है 4052। उधर वाला आप लोग नोट करते रहिए कॉपी पर उठाकर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार की। एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको भागना नहीं है। हो सकता है कि आपको साइंस की भी क्लास आपकी जब चलेगी तो उसमें भी आपको भागना नहीं पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा। 100% के हिसाब से सिलेबस चलेगा। कोई क्वेश्चन छूट मतलब आपका छोड़ा नहीं जाएगा कि आपका होमवर्क है कर लीजिए, ये है इतना काम करना होगा। कोई प्रेशर नहीं, कोई मतलब चार्ज नहीं, बिल्कुल आपका निःशुल्क चलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा निरंतर तरीके से। बस आप लोग ध्यान से और बड़ी एकाग्रता के साथ पढ़िएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो सबसे पहली आपकी जो संख्या है जैसे 4052 है, इसके लास्ट में देखना है कितना बेटा, 2 है। 2 एक कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। जब भी किसी संख्या के अंत में आपकी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके की सम संख्याएं आती हैं तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। कितने से डिवाइड होती है, 2 से। तो आपको ऐसी एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर आपको 2 रख लेना है, जिससे आपको कुछ नहीं भाग करना है। क्या करना है, भाग करना। देखो कैसे करते, 2 का भाग लगाना और इस तरीके से लिखना है यहाँ पे एक लाइन करके, ठीक। तो 2 दूनी 4, आगे 0 में जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 5 है, 2 दूनी 4। फिर यहाँ जब 5 आपने पढ़ा, 2 दूनी 4 और था 5, तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। यहाँ कितना हो जाएगा, अब इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें अपनी मन में लिखेंगे इसके आगे 1। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। ध्यान से देखो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मन में लिखना है, इसमें लिखना नहीं है, अभी आपको हमने लिख कर बता दिया। तो 12 हो गया, ये 2 छक 12। अब देखो फिर लास्ट में बेटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 एकन 2, 0 आगे फिर हो जाएगा ऐसे, 2 एकन 2 2 3 6। अब 1013 हो गया। कितना हो गया, 1013। जो 1013 एक मेरे हिसाब से अभाज्य संख्या है, और भाई ये अभाज्य संख्या ही है मेरे हिसाब से। तो 1013 से कटेगा, तो 1013 एकन 1013। लास्ट तक आपको 1 प्राप्त कर लेना है। कितना प्राप्त करना है, 1। जब तक 1 प्राप्त ना हो तब तक आपको यह प्रक्रिया चलानी है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपकी संख्या आ जाती है 12,576। अब इसके अंत में देखिए कितना है, 6। यह संख्या भी किससे कट जाएगी, यह संख्या भी आपकी 2 से कटेगी। 2 से काट लेते हैं, जो यहाँ जो लिखेंगे उससे भाग देंगे, ठीक है बेटा, याद रखना। 2 छक 12, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 1 बचा, वही सिस्टम यहाँ वाला, घटाया 1 बचा, कितना हो गया, यहाँ मन में लिख लिया। आगे 1 17 हो जाएगा। कितना होगा, 17 हो जाएगा बेटा, 17। 2 8 16। अब यहाँ 17 में से 16 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 1 बच जाएगा।
17 में से 16 घटाएंगे तो इसके आगे फिर से हम 1 लिखेंगे, तो मन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके पीछे 1 लिखने से 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट में देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो 8 फिर आपका काटेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 8 भी एक सम संख्या है, तो 2 3 6, फिर 2 एकन 2, फिर 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8। अब लास्ट में कितना आ रहा बेटा, फिर 4 आ रहा, फिर 4 मतलब आ रहा तो फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 एकन 2। यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे, जब भी भाग जाए आपका और उसमें आगे मतलब बड़ी संख्या हो, फिर आपका कम बार जाए तो उससे घटा लिया जाता है, तो घटाएंगे, फिर 1 यहाँ पे बचेगा मन में से, 1 11, फिर 2 पंचे 10, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर देखो, फिर लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, बची 1, यहाँ 17 हो जाएगा, आगे लिखेगा तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 छग 12, फिर कटेगा 2 से, 2 6, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 18, कितना हो गया 18, तो 2 नेम 18, ठीक है। फिर इसके बाद 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन 3। अब यह संख्या 131 आपकी 131 से ही कटेगी बेटा, किससे कटेगी, 131 से ही कटेगी, तो यह संख्या लास्ट में 1 प्राप्त हुई कि नहीं। अब आप इनके जो आपने ये भाग दिए, जिन संख्याओं से आपने भाग दिए हैं दोनों संख्याओं में, वह संख्या आपको देखनी है कितनी संख्याएं आपकी मैच कर रही हैं, जो इस वाली की भाग से देने से, मतलब जो भी आप संख्या में भाग दे रहे थे, जिसे हम भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और इस साइड की संख्या देखेंगे जो आपकी भाज्य संख्याएं हैं, अगर वह संख्याएं जो मैच कर रही हैं उनका गुणनफल ही आपका एचसीएफ कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, उनका गुणनफल ही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, मैच कर रहा, तो एक जोड़ा बन गया, मतलब आपको 1 2 लिख लेना है, ठीक। दूसरी बार में आपने दूसरा 2 मैच करा दिया, इसका भी एक जोड़ा बनना है, इसको भी लिखना है गुणा के रूप में, और इसके बाद में आप देख लो कौन सी संख्या मैच कर रहा है, कोई संख्या मैच कर रही क्या, और कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही बेटा, तो आपको यहाँ पर केवल आप एचसीएफ बराबर लिखना है, और कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2, 2 बार मैच कर रहा है, 2 दूनी 4, तो इसका एचसीएफ जो होगा बेटा कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिए, अभी इसका ये फर्स्ट मेथड रहा, ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन में चल जाएगा, हमने देखा है, और एक और भाग विधि से है वह भी चल जाएगा, ठीक है, वह बता देंगे, और गुणनखंड विधि वाला आपका तीसरा मेथड आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसे नोट या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, तो इसी को हम दूसरे मेथड से क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा मेथड भी आपका यूक्लिड विभाजन में कारगर रहेगा, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। चलो देख लेते हैं, नोट कर लिया, ये आप लोग याद रखना है, एलसीएम वगैरह जो भी आपका लिखाया जा रहा है सभी जरूरी है आपके लिए। जब आपका बेसिक थोड़ा मजबूत होगा तो आप बड़ी सरलता पूर्वक से काम कर सकते हैं, सवाल को समझ सकते हैं। जब आपका बेसिक कमजोर होता है तब आपको समझने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है बेटा। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को लिखे रहने देते हैं और इसका दूसरा मेथड समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। तो दूसरा मेथड क्या होगा, भाग करना होगा इन दोनों संख्याओं में। हमें ये देखकर बताओ सबसे पहले बेटा, बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। ये आपका 4000 है और ये 12576 है, 4052 और 12576। अब समझिए 12000 ज़्यादा होता है या 4000, 12000 ज़्यादा होता है ना, 4000 कम। तो 4000 वाली जो संख्या है ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर देना। इस वाले मेथड में सेकंड जो आपका मेथड है भाग विधि का मेथड है, यदि
तो इसमें आपको सेकंड विधि है आपकी, इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको सेकंड मेथड में क्या करना है, छोटी संख्या जो है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देना है। तो छोटी संख्या आपकी क्या है, ये है, और बड़ी संख्या ये। तो क्या करना है, भाग। तो भाग क्या करते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसे आप अंदर रखते हैं, ठीक है, रख दिया। जो संख्या छोटी संख्या होती है उसे आप बाहर रखते हैं, आपने उसे बाहर रख दिया। अब इसमें ऐसे पाड़ा पड़ना है कि ज़्यादा ना हो, अपना पाड़ा पड़ जाए, और लास्ट में जब इस संख्या से भाग देते देते जिस संख्या से शून्य हो जाएगी वह संख्या आपका हैसियत होगी। ये इसका सिस्टम है, ठीक है। तो अभी आप इतना बड़ा पाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे इसमें, 4 का पाड़ा वैसे हम तो पढ़ रहे हैं, 4000 है, लगभग 4 दिया 12, 4 बार मतलब 3 बार लगभग पड़ जाएगा। तो यहाँ से एक स्टार्टिंग का डिजिट देखेंगे, केवल स्टार्टिंग का, जिसका पारा आपको याद हो। आप कहो सर जी 1 हो, तो 1 में नहीं करना है, 1 का तो पारा किसी संख्या में जितनी बार पढ़ो उतनी बार पड़ जाता है ना। तो आप 4 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसी संख्या है तो आप पढ़ सकते हैं 4 वगैरह। तो 4 का पारा आप 1 में पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते। बात को बड़ी बारीकी से लेना है। तो आपको एक डिजिट बढ़ा लेना है, 12। अब आप 12 में 4 का पारा कितनी बार पढ़ सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 मतलब 3 बार आप पढ़ सकते हैं। तो 3 आप यहाँ लिखिए, थोड़ा सा सिक्योर हो जाइए, मतलब अपने आप में यह सोचिए कि कंफर्म हो ही जाएगा। अगर 1-2% नहीं भी होगा तो आपको या तो एक अंक कम करना होगा या थोड़ा सा हो सकता है बढ़ाना पड़े, लेकिन लगभग में आप करीब पहुंच जाओगे इस तरीके से, जब एक संख्या से आप स्टार्टिंग की संख्या में पाड़ा पड़ता देखते हैं तो आपका गुणा करने का झंझट खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं लोग बाग जब पाड़े पढ़ते हैं, भाग करते हैं, तो पीछे गुणा करने में एकदम कापी का पन्ना वन्ना भोग देते हैं। ये सारी समस्या आपकी नहीं होगी अगर आप मेरी बातों पर ध्यान से लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे 4 तिया 12, तो करते हैं 3 दूनी 6, इसका गुणा ही तो करते हैं, 3 दूनी 6, 3 पट 15, 5 हासिल 1, ठीक है बेटा, कितना 1। अब फिर ये आपका 0 हो जाएगा, तो हासिल वाली पूरी लिख जाएगी 1 जुड़ करके 0 में। फिर 4 तिया 12, देखो हो गया कि नहीं। अगर आप एक बार बढ़ाते 16,000 हो जाता, 4 बार करते अगर, तो देखो कम रहा, ज़्यादा कम भी नहीं रहा। घटाओ बेटा, 0 2, फिर आपका 4, ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। अब इसका पाला आप इसमें पढ़ सकते हैं नहीं। जब आप किस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पाड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप घटा लेते हैं, और घटाने पर जब आपका पाड़ा उसमें नहीं पढ़ पाता है और आप भाग विधि से उसमें एसियत निकाल रहे होते हैं, यूक्लिड बना, तो जिस संख्या से आप पाड़ा पढ़ रहे होते हैं उस संख्या को आपको यहीं पे भाग का चिन्ह लगा के उस संख्या को भाग के अंदर लिख देना है, ठीक है। जिस संख्या से आप पाड़ा पढ़ रहे थे, बात समझ रहे हैं ना, जिससे आप पाड़ा पढ़ रहे थे आपको उस संख्या को भाग के अंदर लिख देना है। जिस संख्या मतलब आपका जो शेषफल बचा है, जो शेषफल बचा है उसमें भाग नहीं जा रहा है, तो अब उस संख्या से भाग देना है जिस संख्या से अभी भाग दे रहे थे आप, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे 420 का पाड़ा पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएंगे सर, 4 का तो पढ़ लेंगे, 4 का कितने बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, 4 एक 4, या अब हम कह सकते 4 दाई 40, क्योंकि आगे 0 है, डायरेक्टली हम 4 दाई 40 भी वर्ष कर सकते हैं। तो लगभग में हमने 10 बार पढ़ दिया आपका पाड़ा। तो जैसे 10 बार पढ़ेंगे तो बेटा ये 0 हो गया, समझना बात। फिर मतलब ये 0 हो गया 10 का, ठीक है, फिर 10 दूनी 20 का, फिर 0 हो गया, हासिल 2 हो गया, फिर 10 को 40 और 2 हासिल वाले कितने हो जाएंगे 42। अब देखो ऊपर लिखा 4052, नीचे लिखा कितने 42, तो 4200 और ऊपर केवल 52, ये ज़्यादा है या ज़्यादा, ये ज़्यादा है। तो ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ज़्यादा हो गया, आपको इतनी बार पाड़ा नहीं पढ़ना है। तो हमने कहा था कि आपको लगभग में ये ज्ञात करा देगा कि सर कितनी बार आपको पाड़ा पढ़ना है, तो एक बार कम करना पड़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। अब आपको 9 बार करना है, देखो 0
9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 आपका हो गया 37। घटाएंगे आप, 2 से 0 गया 2, 5 से 8 नहीं घटेगा, उधार ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे 10, 10 में से फिर उधार लेंगे 15, 15 से 8 गया 7 बचेगा। यहाँ पे 10 हुआ था, 10 से उधार ले गए थे, कितना बचा 9, 9 में से 7 घटाओगे 2 बचेगा, 3 में से जब 3 घटाएंगे तो 0 रह जाएगा, कितना 0। तो अब इसका पाला इसमें पढ़ सकते हैं, ये 420, ये 272 नहीं जाएगा, ये संख्या छोटी है। तो फिर वही प्रक्रिया जिससे भाग दे रहे थे, अब हम उसमें भाग देने लगेंगे। तो 420, अब 272 का 420 में कितनी बार पाड़ा पड़ेगा? अगर आप 272 का 2 बार भी पाड़ा पढ़ देते हैं तो मेरे हिसाब से लगभग में 544 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 544। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। एक बार पढ़िए आप लोग, थोड़ा बहुत दिमाग पर लोड लीजिए भाई। 2 एकन 2, 7 एकन 7, 2 एकन 2, घटा देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 से 2 घटाओगे बचेगा 8, यहाँ से 1 से 7 नहीं घटेगा, फिर उधार लेंगे, यहाँ होगा 11, 12 नहीं, एक जा चुका है 11, 11 में से 7 गया 4, ठीक है। यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें पाड़ा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, ये संख्या बड़ी है छोटी है, छोटी संख्या में पाड़ा बड़ी संख्या से नहीं पढ़ सकते। तो फिर से आपको यही संख्या उसके नीचे लिखनी है और भाग के अंदर लिखनी है 272। तो 272 में 148 का कितने बार पाड़ा पड़ जाएगा? लगभग में एक बार। तो 148 एकन 148, घटाओगे 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 124। इसका इसमें पाड़ा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो आप 148 को अंदर लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ से लिख दे रहे, देखते रहिए, ठीक है। और ये है आपका 124 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 124 का 148 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? एक बार ही पढ़ सकते हैं। अगर 2 बार पढ़ दिया 248 हो जाएगा, 148 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार ही पढ़ेंगे तो 124 एकन, तो 24 घटाओगे 4, तो 24 बचेगा, 1 से 1 0। अब इसका इसमें पढ़ सकते हैं? नहीं। तो सर जी आप 124 को फिर से अंदर डालिए। 124 में 24 का पाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं? 124 का पाड़ा इसमें कितनी बार पढ़ सकते हैं? अच्छा 5 बार पढ़कर देखें। तो 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 24 पंचे कितना हो गया बेटा? 120 हो गया। 24 पंचे कितना हो गया? 120 हो गया। घटाओगे तो 4 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब बताओ क्या आप इसका इसमें पाड़ा पढ़ सकते हैं? 24 का 4 में? नहीं। तो फिर आप 24 को फिर से अंदर लिखेंगे, मतलब 24 में भाग देंगे 4 से, जो आपका शेष बच रहा था। तो 4 का पाड़ा 24 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? 6 बार। तो 4 6 24। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। अब कहने का मतलब आपने भाग देना यहाँ से प्रारंभ किया था, और भाग देने की क्रिया विधि ये है कि मतलब जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद में जो शेषफल आता है उस संख्या में अगर भाग नहीं जाता है तो जिस संख्या से भाग दे रहे थे अब उस संख्या में उस शेषफल से भाग देना होता। और यह क्रिया विधि तब तक चलती रहती है जब तक आप इस क्रिया से, इस विधि से भाग देकर शेषफल प्राप्त ना कर लें, शेषफल शून्य प्राप्त ना कर लें। जिस संख्या से शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, जिस संख्या से शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है वह संख्या आपका एचसीएफ कहलाती है। जैसे 4 से भाग दिया, 4 6 24, घटाकर 0 आया, तो तब आपका एचसीएफ कितना हो गया? 4। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है वह संख्या उसका एचसीएफ कहलाती है। तो ये इसका सेकंड मेथड हो गया। ये थोड़ा लंबा सा हो जाता है, लगता है कि मतलब कहीं गलत ना हो जाए, पर भाग अगर थोड़ा आपका अच्छा है, डिवाइडेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा है, तो आपका गलत होने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। वैसे बेस्ट हमें वह लगता है जो अभी हमने पहले बताया था, वृक्ष विधि वाला। फिर आपके दोनों ही बेस्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वह रेडी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।